इंसान जब भी कोई गलत कदम उठाता है तो उससे पहले एक षड्यंत्र ज़रूर बनाता है और अपने षड्यंत्र के तहत ये भरपूर कोशिश करता है कि अपने काम को अंजाम भी दे दे और कभी पकड़ा भी ना जाए। पर शायद वो भूल जाता है कि इंसान जैसा कर्म करता है एक न एक दिन उसे अपने कर्मों का फल ज़रूर मिलता है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, बल्कि उसके बाद कई लोग सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है दमोह और इसी दमोह का एक थाना पड़ता है गौसाबाद। बात कर रहा हूं मैं 23 जुलाई 2023 के दोपहर के करीब 2 बजे के आसपास। दरअसल एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति रोते बिलखते गौसाबाद थाने में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब मेरी मदद कीजिए। पुलिस जब उस व्यक्ति को देखती है, पहले आराम से बिठाती है और फिर उसे तसल्ली से पूछताछ करती है। व्यक्ति कहता है कि साहब मेरा नाम हाकम पटेल है, मैं खैरा गांव का रहने वाला हूं। हाकम पुलिस वालों से कहता है कि साहब मेरा बेटा दीपचंद, जिसकी उम्र है लगभग 26 साल, जो 19 जुलाई 2023 को शाम से ही कहीं गायब हो चुका है। मैंने उसकी हर जगहों पर तलाश कर लिया है, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। पुलिस हाकम से पूछती है कि क्या दीपचंद शादीशुदा है। इस पे हाकम कहता है कि हाँ साहब, मेरी बहू का नाम है कविता, जिसकी उम्र है लगभग 23 साल के आसपास। पुलिस हाकम के तहरीर पर दीपचंद की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करती है और फिर हाकम सिंह को घर भेज देती है। पुलिस हाकम सिंह को ये तसल्ली देते हुए कहती है कि हम जल्द से जल्द दीपचंद को ढूंढ लेंगे और फिर उसे सही सलामत आपके हवाले कर देंगे। इधर हाकम जब अपने घर पे आता है, इस बात की जानकारी दीपचंद के ससुर और साले को भी दे देता है, जिसकी वजह से दीपचंद के ससुर और साले भी अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ दीपचंद के घर पे पहुंच जाते हैं और वे लोग भी दीपचंद की हर जगहों पर तलाश करते हैं। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लगभग 1 महीने का समय गुजर जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी दीपचंद का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। एक दिन पुलिस अब हाकम के घर पे जाती है और हाकम और उसके बेटे दीपचंद के बारे में पड़ोसियों से पूछताछ करती है। पड़ोसी पुलिस वालों को बताते हैं कि साहब हाकम ने 2 शादी किया है। उसकी पहली पत्नी, जिसकी शादी के कुछ महीने के बाद ही बीमारी की वजह से मौत हो गई, इसलिए हाकम ने दूसरी शादी किया। दूसरी पत्नी से हाकम का एक ही बेटा हुआ दीपचंद, लेकिन दीपचंद जैसे इस दुनिया में आया उसके कुछ ही महीने के बाद हाकम की दूसरी पत्नी भी अपने आशिक के साथ फरार हो गई। पुलिस इस एंगल से भी दीपचंद की हर जगहों पर तलाश करती है, लेकिन इसके बावजूद भी दीपचंद का कुछ पता नहीं चलता है। आखिरकार पुलिस के सामने अब एक ही रास्ता बचता है, दीपचंद का मोबाइल नंबर का डिटेल्स। पुलिस जब दीपचंद के मोबाइल नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि 19 जुलाई 2023 को शाम के वक्त दीपचंद ने एक आखिरी नंबर पर बातचीत किया था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी ब्रिजेश वर्मन के नाम पर रजिस्टर्ड है। ब्रिजेश जो पन्ना जिला के अंतर्गत लोहरा गांव का रहने वाला है। पुलिस जब ब्रिजेश के मोबाइल नंबर का डिटेल्स निकालती है तो उसमें भी एक ऐसा नंबर मिलता है जिस पर ब्रिजेश ने 19 जुलाई 2023 को कई बार बातचीत किया था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी राजेश विश्वकर्मा के नाम पर रजिस्टर्ड है। राजेश भी जो पन्ना जिला के अंतर्गत ही चिकला गांव का रहने वाला है। दरअसल ये राजेश कोई और नहीं बल्कि ब्रिजेश का ही दोस्त है। पुलिस जब ब्रजेश, राजेश और दीपचंद इन तीनों का मोबाइल का लोकेशन निकालती है तो मालूम चलता है कि 19 जुलाई 2023 को तीनों का लोकेशन एक साथ ही खैरा गांव का दिखाई दे रहा था। पुलिस को लगता है कि शायद अब दीपचंद के बारे में ब्रजेश और राजेश ही बता सकते हैं। इसीलिए 25 अगस्त 2023 को पुलिस ब्रजेश और राजेश दोनों को अपने कस्टडी में ले लेती है और फिर ब्रजेश से दीपचंद के बारे में पूछताछ करती है। ब्रजेश कहता है कि साहब मुझे दीपचंद के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन पुलिस इससे पहले ही ब्रजेश के मोबाइल नंबर का पूरी कुंडली निकाल चुकी थी। दरअसल ब्रजेश के मोबाइल नंबर के डिटेल्स में दीपचंद की पत्नी कविता का भी नंबर मिलता है। 19 जुलाई 2023 को ब्रजेश ने कविता से भी बातचीत किया था।
इसीलिए पुलिस अब बरजेश से कविता के बारे में पूछताछ करती है। बरजेश कहता है कि हाँ साहब, कविता को मैं पिछले कई सालों से जानता हूँ, क्योंकि कुछ साल पहले मैं कविता के ही घर पे किराए पे रहता था, इसीलिए कभी कभार मेरी कविता से बात हो जाती है। पुलिस को लगता है कि बरजेश इतनी आसानी से सच कबूलने वाला नहीं है, इसीलिए पुलिस अब बरजेश के सामने एक चाल चलती है। दरअसल पुलिस बरजेश से एक झूठ बोलती है। पुलिस बरजेश से कहते हैं कि हमने कविता को अपने कस्टडी में ले लिया है और कविता ने अपनी सारी सच्चाई कबूल कर लिया है। अब तुम्हारे सामने भी कोई रास्ता नहीं है, सच सच हमें बता दो, वरना सच उगलवाने के और भी कई सारे तरीके हमारे पास हैं। पुलिस जैसे इस तरह की झूठ बोलती है, निशाना बिल्कुल सही जगह पर लगता है। बरजेश तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। बरजेश पुलिस वालों से कहता है कि साहब दीपचंद की हत्या कर दी गई है। लेकिन बरजेश जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद दीपचंद के पिता हाकम पटेल को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 2 साल पहले, साल 2021 में, जब कविता 12वीं में पढ़ाई कर रही थी। दरअसल कविता के ही इलाके में बरजेश भी एक शराब फैक्ट्री में नौकरी करता था और कविता के घर में ही किराए पे रहता था। बरजेश जो अच्छा खासा पैसा कमाता था। बरजेश जब पहली बार कविता को देखता है तो उसकी खूबसूरती देख पहली नज़र में उसे अपना दिल दे बैठता है और फिर कविता को अब अपनी दुनिया में लाने के लिए बरजेश उसके आगे पीछे घूमना शुरू कर देता है, जिसे देख करके कविता को भी समझने में देर नहीं लगता है कि बरजेश उसे पसंद करने लगा है। ना चाहते हुए भी आखिरकार एक दिन बरजेश और कविता के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जैसे ही प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, उसके बाद से बरजेश कविता के ऊपर ढेरों सारा पैसा लुटाने लगता है। दोनों के प्यार का परवान जब चढ़ता है, कविता और बरजेश शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन ये शादी इतना आसान नहीं था, क्योंकि दोनों अलग अलग जाति समुदाय के थे। इसलिए बरजेश एक दिन कविता से कहता है कि हम घर छोड़ करके भाग जाते हैं, लेकिन कविता अपना घर छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होती है। बरजेश और कविता के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी कविता के माता पिता को भी नहीं मालूम चलता है। अभी इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल ही रहा था, तभी साल 2021 के मई महीने में कविता के माता पिता उसकी शादी दीपचंद से कर देते हैं। कविता जब शादी कर अपने ससुराल में जाती है तो दीपचंद और उसका पिता कविता को पाकर बेहद ही खुश होते हैं, क्योंकि हाकम पटेल के घर में कई सालों के बाद एक महिला प्रवेश की थी। दीपचंद अपनी पत्नी से बेपनाह मोहब्बत करता है, तो वहीं हाकम पटेल भी कविता को अपनी बेटी की तरह मानता है। हालांकि कविता भी अपने पति को बेहद पसंद करती है, पर दीपचंद जैसे ही शादी कर लेता है उसके बाद से खेती किसानी का काम छोड़ देता है और एक नौकरी का तलाश करना शुरू कर देता है। जैसे इस बात की जानकारी कविता के माता पिता को मालूम चलता है, कविता के माता पिता दीपचंद को अपने पास बुला लेते हैं। दरअसल कविता के माता पिता राजस्थान के जोधपुर के एक सीमेंट फैक्ट्री में नौकरी करते हैं, इसलिए दीपचंद भी जोधपुर में चला जाता है और सीमेंट फैक्ट्री में नौकरी करने लगता है। लेकिन दीपचंद जब अपनी नौकरी पे चला जाता है, कविता अपने ससुराल में अकेले रह जाती है, जिसे अब तन्हाई महसूस होने लगता है। इसीलिए कविता एक दिन अपने ससुर से कहती है कि मैं आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ। हाकम, जो कि अपनी बहू को बिल्कुल बेटी की तरह मानता था, इसीलिए कविता का दाखिला अमानगंज के एक कॉलेज में बीएससी में करा देता है। उसके बाद से कविता अपने ससुराल से ही कॉलेज आना जाना शुरू कर देती है। पर जैसे ही 2 साल का समय गुजर जाता है, कविता को जब तन्हाई महसूस होता है, आखिरकार उसे अपना पुराना प्यार याद आ जाता है। जैसे उसे बरजेश की याद आती है, एक दिन कविता अपने मोबाइल में बरजेश का नंबर ढूंढती है और आखिरकार उसे बरजेश का नंबर मिल जाता है। 2 साल बाद जब कविता एक दिन बरजेश के नंबर पर फ़ोन करती है, 2 साल के बाद जब पहली बार दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, बातचीत करके दोनों बेहद ही खुश होते हैं। उसके बाद से दोनों के बीच में बातचीत करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। अक्सर जब कविता और बरजेश एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करते हैं, फिर से दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। इसलिए कविता एक दिन बरजेश के नंबर पर फ़ोन करती है और उससे मिलने के लिए अपने ससुराल में बुलाती है। बरजेश जब कविता से मिलने के लिए उसके ससुराल में जाता है तो कविता अब बरजेश को अपने पति और ससुर से मुँह बोला भाई बोल करके परिचय करा देती है।
जिसकी वजह से ब्रजेश और दीपचंद के बीच में भी दोस्ती हो जाती है। लेकिन ब्रजेश जब बार बार कविता से मिलने के लिए उसके ससुराल में जाने लगता है, इस वजह से दीपचंद को अपनी पत्नी के ऊपर शक हो जाता है। दरअसल दीपचंद को शक ही नहीं होता है, बल्कि एक पड़ोस के कुछ लोग दीपचंद से कहते हैं कि शायद तुम्हारी पत्नी का ब्रजेश के साथ में अफेयर चल रहा है। इसीलिए दीपचंद अब जोधपुर की नौकरी छोड़ देता है, अपने घर पे आ जाता है और फिर पन्ना ज़िले में ही एक सीमेंट फैक्ट्री में नौकरी करने लगता है और साथ ही साथ अपनी पत्नी के ऊपर भी नज़र रखने लगता है, जिसकी वजह से कविता और ब्रजेश का मुलाकात हो पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी कविता अपने पति के सामने ही अक्सर ब्रजेश से फ़ोन पे बातचीत करती है, जिसे देख दीपचंद को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए दीपचंद एक दिन कविता से कहता है कि तुम ब्रजेश से बातचीत करना बंद कर दो। लेकिन इसके बावजूद भी कविता अपने पति की बात नहीं मानती है और अपने पति के सामने ही अक्सर ब्रजेश से बातचीत करती है। कविता जब अपने पति की बात नहीं मानती है, इसलिए एक दिन दीपचंद कविता की पिटाई कर देता है। लेकिन इस पिटाई से कविता इस कदर से गुस्से में आ जाती है कि उसी दिन ही अपने पति से नफरत कर बैठती है। दीपचंद से नफरत ही नहीं करती है, बल्कि अपने पति को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का तय कर देती है। कविता अपने पति को इस दुनिया से हटाने का तय तो कर देती है, लेकिन ब्रजेश से शादी करने का वादा भी नहीं करती है। दरअसल कविता को लगता है कि अगर दीपचंद इस दुनिया को छोड़ के चला गया तो दीपचंद की सारी दौलत कविता की हो जाएगी। उसके बाद से कविता दीपचंद की सारी दौलत पे ऐश ही नहीं करेगी, बल्कि ब्रजेश के साथ में अपना समय भी यूं ही व्यतीत करते रहेगी। इसीलिए अब दीपचंद को इस दुनिया से हटाने के लिए एक दिन कविता ब्रजेश के नंबर पे फ़ोन करती है और अपने पूरे प्लान के बारे में ब्रजेश से बताती है। ब्रजेश भी कविता के प्यार में इस कदर से अंधा हो चुका था कि उसके लिए किसी भी हद तक कदम उठाने को तैयार हो जाता है। ब्रजेश कविता का काम करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कविता ब्रजेश से कहती है कि मेरे पति को इस दुनिया से कब हटाना है, दिन और तारीख मैं तय करूंगी। हम अपने प्लान को ऐसे अंजाम देंगे कि हम कभी पकड़े ही नहीं जाएंगे। और फिर इसी षड्यंत्र के तहत 19 जुलाई 2023 से कुछ दिन पहले ही कविता अपने मायके चली जाती है और 19 जुलाई 2023 को सुबह सुबह अपने पति के नंबर पर फ़ोन करती है। तो मालूम चलता है कि दीपचंद उस दिन छुट्टी लेकर अपने घर पे ही बैठा है। जैसे ही कविता को मालूम चलता है कि दीपचंद अपने घर पे ही है, तुरंत ब्रजेश के नंबर पे फ़ोन करती है और कहती है कि अपने काम को आज ही अंजाम देना है। इधर ब्रजेश अपने काम को अंजाम देने के लिए पहले से ही इस षड्यंत्र में अपने एक दोस्त राजेश को शामिल कर लिया था। हालांकि राजेश ब्रजेश का साथ देने के लिए तैयार तो नहीं होता है, लेकिन ब्रजेश राजेश को अपनी दोस्ती का हवाला ही नहीं देता है, बल्कि पैसों का लालच भी देता है। राजेश जब तैयार हो जाता है, 19 जुलाई 2023 को शाम के वक्त ब्रजेश और राजेश एक किराए का 4 व्हीलर लेते हैं और सीधे दीपचंद के खैरा गांव पहुंच जाते हैं। शाम के वक्त जब खैरा गांव में पहुंचते हैं, ब्रजेश दीपचंद के नंबर पर फ़ोन करता है और उसे शराब पार्टी देने की बात कहता है। दीपचंद को भी लगता है कि आज मैं छुट्टी पे ही हूँ, क्यों ना ब्रजेश के साथ में चल के ही थोड़ा समय व्यतीत कर लेता हूँ। दीपचंद भी ब्रजेश के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। दीपचंद जब जा कर के ब्रजेश से मुलाकात करता है, ब्रजेश दीपचंद को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और फिर वहाँ से तीनों लेकर गाड़ी रवाना करते हैं और सीधे शराब के ठेके पे पहुँच जाते हैं। शराब की दुकान पे जा कर के वहाँ से ढेरों सारी शराब खरीदते हैं और फिर तीनों एक सुनसान जगह पर जा कर के बैठकर जमकर शराब पीते हैं। लेकिन ब्रजेश और राजेश अपने षड्यंत्र के तहत काफ़ी मात्रा में दीपचंद को शराब पिलाते हैं, जिसकी वजह से दीपचंद काफ़ी नशे में चूर हो जाता है। दीपचंद जैसे ही नशे में चूर हो जाता है, उसके बाद से फिर से दीपचंद को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से गाड़ी रवाना करते हैं और सीधे पंडवन की केन नदी के किनारे पहुँच जाते हैं। तब तक रात्रि के लगभग 10:30 बज चुका था। नदी के किनारे जाकर गाड़ी रोकते हैं, गाड़ी से दीपचंद को बाहर निकालते हैं और फिर राजेश और ब्रजेश दोनों मिल कर के दीपचंद की गला दबाते हैं, जिसकी वजह से दीपचंद बेहोश हो जाता है। दीपचंद जैसे ही बेहोश हो जाता है, ब्रजेश अपनी गाड़ी से एक लाठी निकाल कर लाता है और फिर उस लाठी से दीपचंद के सर पे तब तक वार करता है जब तक दीपचंद की मौत नहीं हो जाती है। दीपचंद की जैसे ही मौत हो जाती है, उसके बाद से उसका पर्स और मोबाइल ब्रजेश ले लेता है। पर्स का सारा पैसा अपने पास रख लेता है, उसका मोबाइल बंद करके पर्स और मोबाइल दोनों नदी में फेंक देता है और साथ ही साथ दीपचंद की डेड बॉडी को भी उसी नदी में फेंक देते हैं। उसके बाद से दोनों अपने घर पहुंचते हैं
और फिर बिरजेश इस बात की जानकारी दीपचंद की पत्नी कविता को देता है। इधर जैसे ही 3 दिन का समय गुजर जाता है, दीपचंद का जब कहीं कुछ पता नहीं चलता है, बिरजेश दीपचंद के घर पे पहुंच जाता है और फिर उसके पिता के साथ उसकी हर जगहों पे तलाश करता है ताकि किसी का बिरजेश के ऊपर शक ना जाए। वाकई में बिरजेश जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस बिरजेश के ही तहरीर पर दीपचंद की पत्नी कविता को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है और फिर पुलिस अपनी टीम के साथ बिरजेश के ही तहरीर पर उस नदी में जाकर के दीपचंद की डेड बॉडी को तलाश करती है। लेकिन तब तक लगभग 1 महीने का समय गुजर चुका था, जिसकी वजह से पुलिस को दीपचंद का डेड बॉडी बरामद नहीं होता है। पर जैसे ही 5 दिन का और समय गुजरता है, 30 अगस्त 2023 को अमानगंज थाने के अंतर्गत जीज गांव के एक पुल में लोगों को डेड बॉडी मिलता है। इस बात की जानकारी जैसे ही गौसाबाद पुलिस को मालूम चलता है, पुलिस अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है, लेकिन साथ ही साथ दीपचंद के पिता हाकम पटेल को भी लेकर जाती है। वो डेड बॉडी जो पूरी तरीके से गल चुका था। हाकम पटेल जब उस डेड बॉडी को देखता है तो उसके कपड़े देखकर शिनाख्त कर लेता है। हाकम कहता है कि साहब ये कोई और नहीं बल्कि मेरा ही बेटा दीपचंद है। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराती है और फिर उस डेड बॉडी को हाकम के हवाले कर देती है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।